हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम कलाम का वन लाइनर क्वेश्चन फॉर रीड हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ेंगे। भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है क्या है? भाषा। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है श्रवण, निरीक्षण व अनुकरण के द्वारा। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित भाषा। भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक भाषा। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। सबसे कठिन कौशल है लिखना। भाषा के बुनियादी कौशल हैं सुनना व बोलना। ग्रहात्मक कौशल है बोलना व लिखना। ग्रहात्मक कौशल है सुनना व पढ़ना। और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? बोलना व लिखना। भाषाई कौशल का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है शुद्ध उच्चारण करना। पढ़ना वाचन कौशल के भेद हैं सस्वर वाचन व मौन वाचन। उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए सस्वर वाचन। आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा। आशु भाषण है बोलने की योग्यता। सस्वर वाचन के भेद हैं 3, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन व समवेत वाचन। जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है परिवार। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? वाचन कौशल से। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वोपयुक्त वाचन है मौन वाचन। साइलेंट रीडिंग की रचना है किसकी? ब्राइन की। मौन वाचन आरंभ करना चाहिए तीसरी कक्षा से। सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन है सामूहिक वाचन। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वास्थ्य की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं? मौन वाचन के द्वारा। पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जा सकती है? मौन वाचन की। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। पठन वाचन शिक्षण की विधि है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, संगति विधि। मौन वाचन के प्रकार हैं 3, द्रुत वाचन, गहन वाचन, विहंग अवलोकन वाचन। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर व कक्षा के बाहर दोनों जगह। श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम तथा सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम है। कक्षेतर कार्यक्रम कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम हैं ये सब। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? मारिया मॉन्टेसरी विधि में। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह मत किसका है? महात्मा गांधी जी का। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन बैकेन का है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में यह कथन किसका है? हर्बर्ट का है। भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति के रूप हैं लिखना। शुद्ध लेख से किन दो कौशलों का विकास होता है? सुनना और लिखने का कौशल। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना।
लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं और उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। यह विधि है अनुकरण विधि। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व है किसका? वर्तनी का। बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? प्राथमिक स्तर तक। बालक लिखना सीखते हैं सीधी रेखाओं से। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि पेस्टोलॉजी विधि है। डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन संबंधी विकार से। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार से। भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है कौन से? स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, क्रमायोजन का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सामान्य बोलचाल का सिद्धांत, एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। शिक्षण विधि। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है। उदाहरण द्वारा नियम का निर्धारण। उदाहरण से नियम। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। आगमन विधि के रूप हैं 2, प्रयोग प्रणाली व सहयोग प्रणाली। आगमन विधि है मनोवैज्ञानिक। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है? निगमन विधि में। निगमन विधि के 2 रूप हैं सूत्र प्रणाली व पाठ्यपुस्तक प्रणाली। निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुगम प्रणाली कहा जाता है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली को। व्याकरण शिक्षक की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्यपुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। भाषा ससर्ग विधि। अव्यकृत विधि। अव्यकृत विधि में व्याकरण शिक्षण की किस पक्ष पर बल दिया जाता है? अनौपचारिक पक्ष पर। किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि में। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं कौन? पहला है द्रुतवाचन पाठ, दूसरा है गहन अध्ययन पाठ। उद्बोधन विधि है किसकी? गद्य शिक्षण की। उद्बोधन विधि में शामिल हैं दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, पर्याय कथन, विलोम कथन व कहानी। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति। कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है? खंडान्वय विधि को कहा जाता है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? उसे तुलना विधि कहते हैं। किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? व्यास विधि में। किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है तथा उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है? आदर्श नाट्य विधि में। रंगमंच अभिनय विधि है नाटक की। नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्षा कक्ष में नाटकों के पात्रों संवादों का वाचिक अभिनय करते हैं कक्षा अभिनय विधि होता है। किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है? मंत्रणा विधि को। पंचपदी विधि देन किसकी है? हर्बर्ट की। संघटना परक विधि का अन्य नाम क्या है? सेना विधि। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्ययसाध्य मानी जाती है? भाषा यंत्र विधि। द्विभाषी पद्धति है अनुवाद विधि।
कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे के माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। किस भाषा में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है प्रत्यक्ष विधि में? वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन कराया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। रचना के दो भेद हैं, मौखिक रचना व लिखित रचना। चित्र वर्णन विधि है रचना शिक्षण की। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेक विधि। नवीन शिक्षा प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है जॉन डेवी व किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है जीवनोपयोगी शिक्षा। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। किंडरगार्टन पद्धति देन है फ्रॉबेल की। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल तक एक बाग है, अध्यापक एक माली तथा बच्चे पौधों के समान हैं फ्रॉबेल के अनुसार। डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक हैं मिस हेलेन पार्कहार्स्ट। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है? डाल्टन योजना को। खेल विधि के प्रवर्तक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम है भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.जी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं जो क्रमशः हैं वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना तथा छात्रों की क्रियाशीलता बनाए रखना। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण हैं आकार, मुख पृष्ठ, मूल्य शीर्षक, जिल्द, बाइंडिंग। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण हैं विषय वस्तु, विषय विविधता, भाषा शैली, चित्रों का प्रयोग, अभ्यास प्रश्न, स्वदेशिता, उपयोगिता, रोचकता, व्यावहारिकता, मौलिकता एवं नवीनता का समावेश। पाठ्य पुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए है ज्ञानार्जन का साधन। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ग्रंथ का। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का स्तरीकरण प्रयोग किया जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है पाठ, संसर्ग, उपागम, रचना, उपागम। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का उचित क्रम है विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए? डॉक्टर प्रेस्टी ने। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है? 158 शब्द। कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए हैं चिकित्सा शास्त्र से। चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण को। उपचारात्मक शिक्षण है अध्याय संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सोनेल का है। उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। मूल्यांकन मौखिक, लिखित व प्रश्न।
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, विभेदकारिता, उपयोगिता व स्पष्टता। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया बीएस ब्लूम ने। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कहलाता है वैध परीक्षण। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है विस्तृत। परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? ज्ञानात्मक पक्ष का। मूल्यांकन के भेद होते हैं 2: आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन को पठांतर्गत किया जाता है और बाह्य मूल्यांकन को पठो उपरांत किया जाता है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है अभिव्यक्ति मापनी। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? निबंधात्मक में। लिखित परीक्षा के भेद हैं 2: निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण व प्रमाणीकृत परीक्षण। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं एकांतर अनुक्रिया रूप, सत्य असत्य परीक्षण, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान पद प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, युगलीकरण, विषम का चुनाव, सादृश्य अनुभव रूप। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता का मुख्य कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। आपनिष्ठता का गुण पाया जाता है निबंधात्मक परीक्षण में। बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशलों का परीक्षण किया जा सकता है मौखिक परीक्षा के द्वारा। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? वर्ष 2010-11 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा उपयुक्त है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। सत्र की समाप्ति पर प्रमुख प्रयुक्त मूल्यांकन है कौन सा? संकल्पात्मक मूल्यांकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।